नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रत्ना और आप देख रहे हैं द गिज़्मो गैलेक्सी। अगर आप अपने घर के लिए एक नया फ्रिज लेने जा रहे हैं या फिर पुराने फ्रिज को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केट में इस समय काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एलजी, सैमसंग, हायर, अनगिनत ब्रांड्स अवेलेबल हैं और सब अपने-अपने सभी के पास एक्चुअली बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं और सब अपने-अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होने से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, वो होता है कन्फ्यूज़न। अब केवल ब्रांड का बड़ा होना या उसका पुराना होना ही काफ़ी नहीं होता जब हम अपने लिए कोई अप्लायंस या कोई फ्रिज खरीदने जाते हैं। तो इसी वजह से आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि फ्रिज खरीदते वक्त हमें एक्चुअली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि मैंने बात करी कि हम जब फ्रिज खरीदने जाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसे 8 फैक्टर्स ढूँढ के निकाले हैं, जिसका कि एक्चुअली इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी परचेज़ के ऊपर। तो हम इन सभी के बारे में एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फैक्टर कैपेसिटी की। नाउ देखिए क्या होता है कि लोग सोचते हैं या एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम बड़ा फ्रिज लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है या उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। कुछ इस तरीके का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और ख़ासकर जब हम फ्रिज खरीदने जाते हैं। क्योंकि देखिए घर में खाना बनता है, रखना होता है अंदर या फिर हम शॉपिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, तो कभी-कभी हमें जगह का अंदाज़ा नहीं हो पाता, राइट? इसी वजह से हम सोचते हैं कि हम जितना बड़ा फ्रिज ले लें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर आपकी फैमिली मान लीजिए 2 से 3 लोगों की ही है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़े 500 लीटर्स टाइप के फ्रिज का या 350 लीटर के भी फ्रिज का क्या करेंगे, राइट? तो हमारे लिए 2 या 3 मेंबर्स की फैमिली में जो बेस्ट बोलना चाहिए कैपेसिटी होती है, बेस्ट रेंज होती है, वो होती है 180 से 220 लीटर की। आपका जो मैक्सिमम काम है वो बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपकी फैमिली इससे बड़ी है यानी कि 4 से 5 मेंबर की फैमिली है, तो फिर आपका काम 250 से 350 लीटर के फ्रिज में आसानी से हो जाना चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर लिटरली आपकी फैमिली ज़्यादा मेंबर्स की है, बड़ी फैमिली है या फिर आप वीकली ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं और आपको हर समय रोटेशन करने की जगह चाहिए, ऑब्वियसली पुराना पुराना सामान जो खत्म नहीं होगा वो भी अंदर जाना है और जो हम नया लेकर आए हैं वो भी अंदर जाना है। तो इस हिसाब से हमें फिर ज़्यादा जगह लगती है। उस सिचुएशन में हम 500 या उससे ऊपर के जो कैपेसिटी के फ्रिज आते हैं हम उनके बारे में सोच सकते हैं या उनको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सही बैठ रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ा फ्रिज लेने का मतलब है एक तो स्पेस ज़्यादा आपके घर में ऑक्यूपाई होती है, तो कभी-कभी वो एस्थेटिकली, नॉट इवन एस्थेटिकली, कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि हर किसी के घर में बहुत ही ज़्यादा जगह हो, तो वो उतना बड़ा फ्रिज अच्छा लगे आपके घर में, राइट? दिखने में भी तो चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए यूज़ करने से पहले। दूसरी चीज़ होती है कि पैसा ज़्यादा जाता है, क्योंकि देखिए जितना बड़ा आप फ्रिज लेंगे उसका बजट या उसका जो प्राइस रेंज है वो उतना ही बढ़ता चला जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो आपका जो पैसा है वो ज़बरदस्ती बर्बाद भी होता है। तो दैट इज़ व्हाई मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कैपेसिटी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम फ्रिज लेने जाते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो वो है डायरेक्ट कूल या फिर फ्रॉस्ट फ्री। इसमें अंतर क्या है? कुछ खास नहीं। डायरेक्ट कूल में फ्रिज में ये होता है कि उसमें जो कूलिंग होती है वो इवनली सर्कुलेट हो रही होती है, लेकिन इसकी वजह से फ्रीज़र में आइस जम जाती है, राइट? अब यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग का सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर आपको मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारा भी मैनुअल डिफ्रॉस्ट फ्रिज है, राइट? तो इसमें अपने आप इसमें आपके फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ जम जाती है और जब फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है तो आपको महसूस होगा कि बाकी के फ्रिज में जो कूलिंग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है या वो नीचे इतना अच्छा फ्रिज काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारी की सारी जो उसकी ठंडक है या उसकी जो आइसिंग कैपेबिलिटी है वो सारी की सारी फ्रीज़र में लग चुकी है। तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी परेशान करती है। हालाँकि जो आपके ये वाले फ्रिज होते हैं डायरेक्ट कूल वाले, इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये आपको थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, बजट के अंदर ये आ जाते हैं और बिजली का कंज़म्पशन भी इसमें कम होता है। दूसरी तरफ है हमारा फ्रॉस्ट फ्री ऑप्शन। अब फ्रॉस्ट फ्री ऑप्शन मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग दी हुई होती है। आपको उसमें कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परफ़ॉर्मेंस उसकी वजह से फ्रिज की काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जो कूलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे से होता है पूरे फ्रिज के अंदर। क्योंकि कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि आइसिंग हो रही है तो मैं उसे डिफ्रॉस्ट करूँ जा कर के, क्योंकि देखिए हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो उतना टाइम चीज़ों को दे पाए या उसे ध्यान ही रह पाए कि ये ठंडा हो गया, मुझे इसे डिफ्रॉस्ट करना है। और डिफ्रॉस्ट करने के बाद भी
उसको पूरी अपनी आइस मेल्ट होने में और उसको दोबारा से ठंडा होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो उस दौरान भी आपके खाने को नुकसान हो रहा होता है, चाहे आपने फ्रेश वेजीज अंदर रखी हुई हो या फिर आपने पका हुआ खाना अंदर रखा हुआ हो, दूध दही वगैरह आपने अंदर रखा हुआ हो। तो जो जो ये प्रोसेस होता है मैनुअल डिफ्रॉस्ट होकर के फिर दोबारा से फ्रिज के ठंडा होने का, वो काफ़ी लंबा हो जाता है और उसकी वजह से खाने को नुकसान हो रहा होता है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग वाले फ्रिजेस की, ज़रूर ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं, थोड़ा सा शायद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप डायरेक्ट कूल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बाकी चीज़ों में फ्रिज जिस काम के लिए हमने लिया है कूलिंग के लिए, वो सामान के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, हमारे खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आई वुड प्रेफर, या फिर मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप फ्रिज लेने जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग की तरफ जाएं बजाय डायरेक्ट कूल के, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। तीसरा फैक्टर है स्टार रेटिंग। अब कई लोग बोलते हैं कि फ्रिज वगैरह में स्टार रेटिंग देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। स्टार रेटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम जब भी कोई बड़ा अप्लायंस खरीदने जाते हैं, खासकर फ्रिज जैसा अप्लायंस जो कि चौबीसों घंटे रन कर रहा है, सीरियसली फ्रिज का कोई ऐसा टाइम नहीं होता, या कईयों को तो याद भी नहीं रहता कि फ्रिज को कभी बंद करना है, क्योंकि कोई कभी फ्रिज को बंद करने के बारे में सोचता ही नहीं है। इट्स 24 आवर्स रनिंग अप्लायंस, राइट। तो उसकी वजह से हमें ज़रूरत है इसको देखने की कि हमारी एनर्जी कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, या हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो उसकी वजह से कितना ज़्यादा आएगा। अब जब हम एनर्जी रेटिंग की बात करते करते हैं तो 3 स्टार से लेके 5 स्टार तक सारी रेटिंग्स अच्छी होती हैं। उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में। अगर आप 3 स्टार से लेके 5 स्टार तक का कोई भी फ्रिज लेते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग रन में। अब हो सकता है कि आपको जब आप खरीदने जाएं तो उस समय जो वन टाइम परचेज प्राइस है वो आपको लगे कि 5 स्टार का ज़्यादा है, तो मैं 3 स्टार पे चला जाता हूँ, या 3 स्टार महंगा पड़ रहा है तो मैं 2 स्टार पे चली जाती हूँ। तो उस समय तो आप पैसे बचा लेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि फ्रिज जब हम लेते हैं तो कोई भी जल्दी जल्दी तो चेंज करता नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को। 8 से 10 साल तो मिनिमम है किसी भी फ्रिज की लाइफ। तो ऐसे में लॉन्ग रन में हमें ज़रूरी है ये भी देखना कि इतने समय में हमें वो फ्रिज कितना महंगा पड़ने वाला है। जैसे हम जब गाड़ियाँ लेते हैं तब भी तो हम यही कंसिडर करते हैं कि लॉन्ग रन में इसके जो पूरा हमारा मेंटेनेंस है या इसको चलाने का खर्चा है वो कितना आएगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है फ्रिज के ऊपर भी, क्योंकि जब वो चौबीसों घंटे चलेगा तो ऑब्वियसली बिजली चौबीसों घंटे रन कर रही है, बिजली आपकी चौबीसों घंटे लग रही है। तो बजाय इसके कि आप थोड़े से पैसे स्टार्टिंग में बचाने के लिए अपना नुकसान कर लें, बेटर ये है कि आप उस समय 2-3 हज़ार रुपये दे दें एंड देन एक अच्छा फ्रिज लें जो कि आपको लॉन्ग रन में भी एक कम से कम बजट फ्रेंडली तो आपका बैठे ही, अगर बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ रहा है तो कम से कम महंगा भी ना पड़े, राइट। अब फोर्थ फैक्टर है कंप्रेसर किस टाइप का है। देखिए, जो पहले कंप्रेसर्स आते थे वो ऑन एंड ऑफ वाले आते थे। अब मोस्टली हर फ्रिज इन्वर्टर कंप्रेसर वाला आता है। उसका रीज़न ये है कि ऑन एंड ऑफ वाले जो कंप्रेसर्स होते थे उनमें या तो आप एक तरीके से समझे तो बेसिकली फ्रिज का इंजन होते हैं कंप्रेसर, राइट। या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा, जो पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से। तो वहाँ पर बिजली कंजम्पशन बढ़ जाता था। अब जो आते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर आते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके फ्रिज को बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तो कंप्रेसर अपने आप ही धीरे हो जाता है। कंप्रेसर के धीरे होने से जो बिजली का कंजम्पशन होता है, नो मैटर आपका फ्रिज अगर 24 आवर्स रन कर भी रहा है तो भी बिजली का कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि वो एक लय में चलता रहता है। कंप्रेसर की स्पीड धीरे हो जाती है। कंप्रेसर तब तक के बहुत तेज़ नहीं होगा जब तक उसको बहुत ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज़ अगर एकदम से ऑफ होकर के ऑन होती है तो उसको वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम जब गाड़ी रेव करते हैं, जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, उसको रेव करते हैं, तो आप समझेंगे इस बात को कि हम डायरेक्टली अगर उस पे प्रेशर डाल दें, गियर डाल के गाड़ी भगा दें आगे, तो उसके इंजन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर हम उसी को थोड़ा रेव कर लें, उसे थोड़ा समय दे दें कि भाई ठीक है आप अपने फ्लो में आ जाइए एंड देन हम आगे बढ़ाएंगे आपको, तो इंजन पे प्रेशर नहीं पड़ता, उससे हमारा इंजन बच जाता है। इसी तरीके से कंप्रेसर काम करता है फ्रिज का। अगर वो कंटिन्यूसली चल रहा है, इन्वर्टर कंप्रेसर है, अपने आप धीरे हो जाएगा जब उसको ज़रूरत नहीं होगी, तो उसकी जो लाइफ होगी, जो उसका लाइफ एक्सपेंशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कंप्रेसर का ध्यान रखना है। हालांकि आजकल ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है कि मोस्टली हर मॉडल में ही इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो इस चीज़ का आप अपने तरफ से ध्यान रखिएगा। पर आजकल कंपनीज मोस्टली ऐसे ही मॉडल्स ला रही हैं जहाँ पर इन्वर्टर कंप्रेसर है। पांचवा फैक्टर होता है कूलिंग। कूलिंग केवल फास्ट नहीं होनी चाहिए, कूलिंग इवन भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है आपके फ्रिज के अंदर कूलिंग की डिस्ट्रीब्यूट होने की, कूलिंग कूलिंग के इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे अगर ठंडा करता रहेगा फ्रिज
तो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जहाँ पे पूरी ठंडक नहीं पहुँच पा रही होगी और वहाँ का जो खाने का सामान है वो फ्रेश नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो इस फैक्टर का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बहुत छोटा-सा फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रिज लेते वक़्त। छठवां फैक्टर है हमारा स्टोरेज का लेआउट। अब कैपेसिटी केवल ज़्यादा होने से हमारे काम नहीं आएगी जब तक कि वो सही से डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। कितने कंटेनर्स हैं, कितनी शेल्स हैं, कितने वेजिटेबल एरियाज़ हैं, कितना उसका एरिया फ्रीज़र के लिए डेडिकेटेड है, ये सब चीज़ें देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने दिमाग में एक इमेज बना पाएँ कि हाँ, ये सामान मैं ऐसे यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। बेसिकली ऑर्गनाइज़ करने की जगह होनी चाहिए, केवल ओपन स्पेस होने से काम नहीं होगा अगर वहाँ पर कंटेनर्स और शेल्स अच्छे से नहीं होंगे। तो ये भी एक मुझे लगा कि पर्सनली एक बहुत कॉमन फैक्टर है, क्योंकि देखिए जो छोटे फ्रिज आते हैं उनमें ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। उसमें केवल डायरेक्टली 2 शेल्व्स होती हैं एंड देन नीचे एक वेजिटेबल पॉट एंड दैट्स इट, राइट? लेकिन होता क्या है उसकी वजह से कि आप सामान को बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके नहीं रख पाते हैं। अगर आप एक के ऊपर स्टैकिंग करके ना रखें, तो फिर ऑब्वियसली जगह ज़्यादा नहीं है सामान रखने के लिए। वहीं अगर आप जो आजकल एकदम नए मॉडल्स आने लग गए हैं, उसमें थोड़ा क्या करने लग गई है कंपनीज़, स्टोरेज की जगह अच्छे से देने लग गई हैं ऑर्गनाइज़ करके, लाइक शेल्व्स देते हैं अलग-अलग विद डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं शेल्व्स। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शेल्व्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बीच में। तो वहाँ हमारा बहुत अच्छा काम हो जाता है। हम बेसिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। वेजीज़ के लिए अलग जगह है, आपके नॉर्मल दूध वगैरह के लिए, आपका जितना भी दूध और दही का प्रोडक्ट है उसके लिए अलग जगह है, या फिर आप जो अपना नॉर्मल खाना बना कर रख रहे हैं उसके लिए अलग जगह है। तो वो एक अच्छी फ्रिज की पहचान होती है आपकी, कह सकते हैं। सातवां फैक्टर है वारंटी। अब देखिए यहाँ पर मार्केटिंग गिमिक बहुत होता है। अगर आप ध्यान से देखें किसी प्रोडक्ट को लेते समय या फ्रिज वगैरह जैसे आप लेने जा रहे हैं उस समय ही सबसे ऊपर लिखा होता है 5 years ऑफ वारंटी। इंसान को क्या लगता है, पूरा प्रोडक्ट कवर्ड है और लोग खुश हो जाते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो ये वारंटीज़ होती हैं ये केवल आपके कंप्रेसर पर होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि वारंटी आपको किस चीज़ पर मिल रही है। केवल कंप्रेसर पर अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्रेसर ही, और अगर वो कवर हो गया तो काफ़ी हद तक टेंशन कम हो जाती है हमारी, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है ब्रांड के ऊपर। बट आजकल बहुत सारी ब्रांड्स हमें कॉम्प्रहेंसिव वारंटी भी देती हैं। कॉम्प्रहेंसिव वारंटी का मतलब है कि बहुत सारे उसके जितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं रेफ्रिजरेटर के आपके, वो सब कवर होते हैं। तो जल्दबाजी में केवल एक बढ़िया सा ऑफर या एक बढ़िया सा लंबा सा टाइम स्पैन देख करके फ्रिज मत लीजिएगा। पहले वारंटी के बारे में डिटेल में चेक कर लीजिएगा कि आपको कॉम्प्रहेंसिव वारंटी कितनी मिल रही है, मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, या केवल कंप्रेसर ही कवर किया गया है। उसके बाद आप अपने लिए फ्रिज डिसाइड करिएगा। आठवां और आखिरी फैक्टर है सर्विस नेटवर्क। अब ये डायरेक्टली आपका वारंटी से लिंक्ड है। मान लीजिए कि आपने एक अच्छे वारंटी वाले फ्रिज तो ले लिया, लेकिन उसकी सर्विस अगर आफ्टर सेल सर्विस अगर आपके शहर में अच्छी नहीं है, तो उस वारंटी का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा हमें, राइट? हमारा पैसा ऑलमोस्ट बर्बाद ही हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान देना है इस समय, आपको ब्रांड चेक करनी है। उस पर्टिकुलर ब्रांड की वेबसाइट पे जा करके, या इवन अमेज़न पे भी, पर्टिकुलर जिस भी आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से खरीद रहे हैं, उस पे भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आसानी से, या आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। अपने शहर में जो उसका सर्विस नेटवर्क है उसकी जानकारी एक बार निकाल लीजिए। देखिए जो फर्स्ट ईयर सिटीज़ है उनमें तो मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होती, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे तो मोस्टली हर ब्रांड का ही अच्छा खासा सर्विस नेटवर्क होता है। बट अगर हमारे सेकंड ईयर सिटीज़ हैं या थर्ड ईयर सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हालाँकि जो बड़े ब्रांड्स हैं उनमें ये दिक्कत आपको नहीं आएगी, वो तो आसानी से आपको सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे। पर अगर मान लीजिए आप किसी नई ब्रांड को प्रेफ़र करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ मैं नया ट्राई करता हूँ, तो ऐसे में उसको लेने से पहले आप सर्विस नेटवर्क का ध्यान ज़रूर रखिए। क्योंकि देखिए अगर आप फ्रिज कितना भी अच्छा ले लें, उसका सर्विस नेटवर्क नहीं है ना, और आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिली, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाएगा। फिर आपने चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना लिया हो, आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो वो चीज़ ना हो, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सर्विस नेटवर्क की जानकारी लीजिए। चाहे आप अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से लीजिए, चाहे आप हमारे वीडियोज़ देख कर के लीजिए, चाहे आप उसकी डायरेक्टली वेबसाइट पे विज़िट करके लीजिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह मिलेगी। बस अपने पैसे को सुकारत लगाने के लिए आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी-सी रिसर्च ज़रूर करें, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्टर्स जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि फ्रिज खरीदने से पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर आपके भी अपने कोई पॉइंट्स हों तो आप नीचे कमेंट्स में जा कर के बता सकते हैं।
या फिर अगर आपकी अपनी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा दोस्तों अगले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे कुछ बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स जो हैं इस समय मार्केट में, जिनके रेफ्रिजरेटर्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उन सबको एक-एक करके। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हो या फिर आपको अपने फ्रिज को लेने के लिए मन बनाना है या चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कन्फ्यूज़न है और आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए उसको रिड्यूस कर दे, तो आप मेरे वीडियोज़ के साथ आगे बने रह सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन-सा फ्रिज बेस्ट हो सकता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें इन वीडियोज़ को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।